मेरी शादी आंचल से हुई थी। काफी सुलझी हुई लड़की थी और मुझे ऐसी लड़कियां पसंद है। लेकिन मसला उस वक्त हुआ जब आंचल प्रेग्नेंट हुई। डॉक्टर ने उसे बेड रेस्ट का सलाह दे दिया क्योंकि वह अंदरूनी तौर पर कमजोर थी। मेरे घर पर कोई भी ऐसा नहीं था जो उसे बेड रेस्ट पर बिठाकर संभाल सकता। इसलिए मजबूरन मुझे अपनी यह बात अपनी सास के सामने रखनी पड़ी क्योंकि मैं इंडिया में अकेला रहता था। मेरी बस एक माँ थी जो बीमार रहती थी और मेरा बड़ा भाई उन्हें दुबई ले गया था। मैं अपनी माँ को वापस नहीं बुला सकता था और आंचल जरा सा चलती फिरती थी तो हांफने लगती थी। सास ने जब मेरी यह बात सुनी तो मेरी छोटी साली को मेरे साथ भेजने के लिए तैयार हो गई। वह सिर्फ 17 साल की थी लेकिन थी शायद थोड़ी सी बावली। हमारी शादी पर भी मुस्कुरा मुस्कुरा कर मुझे देखती रहती थी। मैंने भी आगे से उसकी मुस्कुराहट का जवाब मुस्कुराहट से दे दिया तो शर्माने लगी। दुपट्टा मुंह में डाले शर्माकर ड्राइंग रूम में बाहर चली गई। उसकी यह हरकत लगी तो बड़ी अजीब थी लेकिन मैंने कोई खास ध्यान नहीं दी थी। उधर ड्राइंग रूम के दरवाजे पर खड़ी मेरी बीवी और मेरी सास की बातें सुन रही थी। अब मुझे देखकर मुस्कुराए जा रही थी या शर्मा रही थी, मैं समझ नहीं पा रहा था। अगर शर्मा भी रही थी तो क्यों शर्मा रही थी? मेरी सास ने उसको बोला कि निशा अपने कपड़े बैग में डाल लो, जीजा तुम्हें लेने आए हैं। यह सुनकर वो फौरन से अपने कमरे में चली गई। थोड़ी देर के बाद एक छोटा सा बैग उसके हाथ में था। मैं बाइक पर अपनी सास के घर आया था इसलिए अपनी बाइक पर ही उसको मैंने बिठाना था। मैंने उसका सामान आगे रखा और उसे पीछे बैठने का इशारा किया। हालांकि मोटरसाइकिल के पीछे स्टैंड लगा हुआ था लेकिन उसने मुझे कंधों से पकड़ा। यहाँ तक तो बात समझ में आती थी। वह मेरे साथ बैठ गई। मैंने बाइक चलाना शुरू कर दी लेकिन जैसे ही आधा रास्ता तय हुआ उसने अपने हाथ कंधों से उठाकर मेरी कमर पर रखे और फिर धीरे धीरे वो मेरे करीब होने लगी। अपने दोनों बाजू कमर से लेते हुए वो आगे की तरफ से मेरा सीना पकड़ चुकी थी और मेरे बिल्कुल साथ जुड़कर बैठ गई थी। बाइक चलाते चलाते मुझे बड़ी जोर का झटका लगा। शुक्र है कि मैं अभी मेन रोड पर नहीं था, वरना अचानक की जाने वाली इस हरकत पर बौखलाहट की वजह से शायद एक्सीडेंट ही न करवा बैठता। मैंने एकदम से मोटर बाइक साइड पर खड़ी की। मैंने कहा, ये तुम क्या कर रही हो निशा, हटाओ अपने हाथ। मेरे सख्त लहजे पर वह शायद घबरा गई। उसने फौरन से अपने हाथ पीछे कर लिए। मैंने कहा, पीछे स्टैंड मौजूद है और अगर तुमने पकड़ना है तो तुम मेरे कंधे पर हाथ रखकर पकड़ो। मैंने मुझे आज तक कभी किसी को यूं नहीं पकड़ा, कभी कोई यूं मेरे साथ जुड़कर नहीं बैठी। मेरी बात सुनकर वह फौरन से सही हो गई। मैं उसे घर ले आया। आंचल उसे देखकर बहुत खुश थी। सारा काम आंचल ने निशा के सर पर डाल दिए। नाश्ता तक वो आंचल को कमरे में लाकर देती थी। मेरे ऑफिस के कपड़े भी वही इस्त्री करती थी। मैं अपने वॉशरूम में नहा रहा था। अक्सर आंचल की जब तबीयत घबराती तो वो कमरे से बाहर निकलकर लाउंज में बनी हुई बालकनी में चली जाती थी। अभी भी वह बालकनी में जा चुकी थी। कमरा बिल्कुल खाली था। निशा मेरे कपड़े इस्त्री कर रही थी। जब मैं वॉशरूम से बाहर निकला तो सिर्फ तौलिया ही पहने हुआ था, लेकिन जैसे ही कमरे में आया अपने सामने निशा को देखकर मेरा गुस्से से बुरा हाल था। वो शायद मेरे इस्त्री कपड़े रखने के लिए वहां आई थी, लेकिन वो वापस जाने के बजाय ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी होकर आंचल की लिपस्टिक लगा रही थी। मुझे देखकर फौरन से घबरा गई। मैंने कहा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? कोई शर्म है तुम्हारे अंदर? कहने लगी, वो मैं। मैंने कहा, क्या वो मैं? दफा हो जाओ मेरे कमरे से बाहर। अजीब बेवकूफ लड़की हो तुम। मेरे यूं डांटने पर वो मोटे मोटे आंसू बहाती हुई कमरे से बाहर निकल गई। मैंने गुस्से में अपने कपड़े बदले थे। कमरे से बाहर आया तो वो आंचल के साथ लगी रोए जा रही थी। कहने लगी, मुझे वापस छोड़कर दीदी आओ, मुझे नहीं रहना आपके घर। जीजाजी हर वक्त मुझे डांटते रहते हैं। मुझे आपकी लिपस्टिक अच्छी लगी थी इसलिए मैं लगा रही थी। मुझे कमरे से बाहर आता देखकर आंचल भी मुझे घूरने लगी। कहने लगी, वरुण कमाल करते हैं आप, बच्ची ही तो है मेरी बहन, आपने कितने बुरे तरीके से उसे डांटा है। सारा घर का काम उस पर आन पड़ा है। जब मेरी शादी नहीं हुई थी मैंने तो कभी इससे कोई काम नहीं करवाया था। अगर वो मेरी मजबूरी की वजह से यहाँ आ गई है तो आपका अपना रवैया उससे बेहतर रखना चाहिए, न कि आप उसे डांटते फिरो। मैंने आंचल को कोई जवाब नहीं दिया बल्कि उसकी बेवकूफी पर हैरत भरी नजरों से उसे देखने लगा।
उसे समझना चाहिए था कि किस मौके पर उसकी बहन को कहाँ होना चाहिए। मैं बिना नाश्ता किए ही ऑफिस चला गया। मुझे निशा से चिढ़ सी होने लगी थी, क्योंकि उसकी हरकतें ही कुछ ऐसी थी। एक बार मैं थका हुआ जल्दी घर आ गया। देखा तो घर बिल्कुल खाली था। मेन दरवाजे की चाबी मेरे पास ही होती थी। मुझे लगा शायद निशा अपने कमरे में होगी, क्योंकि उसके कमरे का दरवाजा बंद था। मैं अपने कमरे में आया तो आंचल मुंह तक चादर ओढ़े सो रही थी। जब से आंचल उम्मीद से हुई थी, मुझे अपने करीब नहीं आने देती थी। कहती थी डॉक्टर ने सावधानी बताई है। वैसे उसे देखकर तो मेरा दिल गुस्ताखी करने को चाह रहा था। मैंने कमरा बंद किया और लॉक कर दिया। अपने ऑफिस का बैग मैंने एक तरफ रखा और बेड पर आंचल के साथ जाकर लेट गया। 1 महीने से उसने मुझ पर पाबंदियां लगा रखी थी, इसलिए सोचा कि आज सोते हुए उसे अपनी बाहों में भर लूं। मैंने लैंप ऑफ कर दिया और उसका चादर उठाकर उसके बिल्कुल करीब लेट गया। कहने लगी, यह आप क्या कर रहे हैं वरुण? मैंने उसकी बात खत्म नहीं होने दी। मैंने उसके मुंह पर हाथ रख दिया। मैंने कहा, बहुत तड़पा लिया तुमने मुझे। 1 महीना हो चुका है। आज तुम्हारी कोई बात नहीं सुनूंगा। अभी इससे पहले कि मैं उसके करीब आता, बाहर मेन गेट की बेल बजी। मुझे हैरत हुई कि इस वक्त कौन हो सकता है। मैं उससे पीछे हट गया, लेकिन जैसे मैंने लैंप खोला तो मेरे होशो हवास उड़ कर रह गए, क्योंकि आंचल की जगह निशा लेटी थी, जो उस वक्त बदहवास थी। फौरन सीधी होकर बैठ गई। उसके लंबे घने बाल खुले हुए थे। वह मेरे कमरे में क्या कर रही थी? फौरन उसने अपना दुपट्टा बेड के साइड पर से उठाया और खुद पर ओढ़कर कमरे से बाहर निकल गई। मेरा तो गुस्से और शर्मिंदगी के मारे बुरा हाल था कि चुल्लू भर पानी में डूब मरूं। वह कमरे से जा चुकी थी। कुछ देर बाद आंचल फूले हुए सांस से कमरे में आई। उसने दुपट्टा ओढ़ रखे थी, जैसे कहीं बाहर से आई हो। आकर बेड पर बैठ गई। उसने अपने सर से दुपट्टा एक तरफ उतारी। कहने लगी, आप आ गए ऑफिस से? मैंने कहा, तुम कहाँ गई थी? कहने लगी, मेरे पेट में बहुत तकलीफ थी, इसलिए मैं पड़ोसन के साथ डॉक्टर के पास चली गई थी। उसके पास गाड़ी है ना, तो इसलिए कोई सहूलत होगी। डॉक्टर से चेकअप करवाकर अभी आई हूँ। यह सुनकर मैं परेशान हो गया। मैंने कहा, क्या हुआ था तुम्हें? मुझे फोन पर क्यों नहीं बताया? कहने लगी, क्या हो गया आपको वरुण? आप ऑफिस में होते हैं, कामों में उलझे हुए होते हैं। मैं आपको क्या परेशान करती? इस हालत में औरत की तबीयत कुछ ऐसी रहती है। बस पहली बार है ना, इसलिए मुझे जरा डर सा लग रहा था। फिर डॉक्टर ने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है। कुछ मेडिसिन उसने लिखकर दी है। दिन पर दिन वह मुझे कमजोर लगती जा रही थी, लेकिन उस वक्त मुझे फिक्र यह थी कि कहीं निशा अपनी बहन से यह न कह दे। मैं तो शायद आंचल से नजरें भी न मिला पाता। जो कुछ हुआ था वह एक इत्तेफाकिया हादसा था। मैंने उसे कहा कि तुम आराम करो, मैं अभी आता हूँ। मैंने अपने कपड़े बदले और कमरे से बाहर निकल आया। निशा उस वक्त किचन में रोटियां बनाने में लगी थी। मैं किचन में गया तो वो रोटियां बना रही थी। मैं उसके पास आकर खड़ा हो गया। मुझे देखकर उसने अपने चेहरे का रुख बदल लिया। मैंने अपनी नजरें झुकाई थी, क्योंकि गलती मेरी ही थी, लेकिन कसूर सिर्फ मेरे अकेले का नहीं था, निशा का भी था। अगर आराम करना ही था तो अपने कमरे में जाकर कर सकती थी। मेरे कमरे में उसे लेटने की क्या जरूरत थी? बहरहाल मैं नहीं चाहता था कि यह बात आंचल तक पहुँचे। मैंने उसे कहा कि मेरी बात सुनो, जो कुछ भी हुआ अपनी बहन से कुछ न कहना। मेरा लहजा जरा सख्त था। वो खामोश ही रही। फिर मुझे एहसास हुआ कि मुझे यह बात थोड़ी नरमी से करनी चाहिए, कहीं मेरे गुस्से भरे लहजे को सुनकर बात खराब न हो जाए। मैंने कहा, निशा देखो, जो कुछ भी हुआ वह महज एक इत्तेफाक था। पहले तो तुम्हें मेरे कमरे में सोना ही नहीं चाहिए था। फिर तुमने मुंह तक चादर ओढ़ रखा था। मैं नहीं जानता था, मुझे लगा कि तुम आंचल हो। लेकिन फिर जो कुछ भी हुआ उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ, लेकिन प्लीज यह बात आंचल को मत बताना। मेरे नरम लहजे को सुनकर वह कहने लगी कि मुझे आंचल दीदी ने ही कहा था कि मैं उनके कमरे में रहूं। मैंने कहा, चलो ठीक है, जो कुछ हो गया उसे भूल जाओ। वह फौरन मेरी बात मान गई। मैंने सुकून का सांस लिया। फिर वक्त तेजी से गुजरने लगा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मेरी निशा से काफी हद तक बातचीत शुरू हो गई थी। वो अपने कॉलेज की बातें भी मुझसे कर लिया करती थी, लेकिन आंचल की हालत मुझे ठीक नहीं लग रही थी। जैसे जैसे वक्त गुजरने लगा उसका सांस बहुत ज्यादा फूलने लगा। उसमें बहुत खून की कमी थी। आए रोज मैं कभी उसे आयरन की ड्रिप लगवाता, कभी ताकत के इंजेक्शन लगवाता। उसकी आंखों के नीचे गहरे हल्के पड़ गए थे। रंगत पीली सी होने लगी थी।
डॉक्टर ने जुड़वा बच्चे बताए थे। शायद यही वजह थी कि वह बहुत ज्यादा कमजोर हो गई थी। 9 माह में तो उसकी हालत ऐसी हो चुकी थी कि मुझे व्हीलचेयर लानी पड़ी, क्योंकि वह चलने फिरने से बिल्कुल नाकाम हो चुकी थी। डॉक्टर ने ऑपरेशन बताया था, इसलिए मैं और निशा उसे अस्पताल ले गए, लेकिन उसके ऑपरेशन में बहुत सी पेचीदगियां पैदा हो चुकी थी। 1 घंटे के बाद लेडी डॉक्टर कमरे से बाहर आई। नर्स के हाथ में दोनों बेटे पकड़े हुए थे। अपने बच्चों को देखकर मैं खुशी से दीवाना सा हो गया। मैंने दोनों को अपनी गोद में भरकर प्यार किया। निशा ने मुझसे एक बेटा ले लिया, प्यार करने लगी, लेकिन डॉक्टर के चेहरे को देखकर मेरा दिल खटका था। लेडी डॉक्टर कहने लगी, मिस्टर वरुण, आपकी वाइफ की हालत बहुत खराब है। यह सुनकर मैं परेशान हो गया। मैंने कहा कि उसे क्या हुआ है। वह कहने लगी कि वह सरवाइव नहीं कर पा रही हैं। उनके पास बस कुछ ही देर बची है। आप प्लीज जाकर उनसे मिल लें। यह सुनना था, मुझे लगा कि मेरे पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई हो। मैंने कहा, आप होश में तो हैं? आप मुझसे क्या कह रही हैं? कुछ नहीं हो सकता मेरी आंचल को। मैंने अपना बच्चा नर्स को पकड़ाया और फौरन कमरे में चला गया। वह खींच खींच कर सांस ले रही थी। मैं उसके पास गया तो उसकी आंखों से आंसू बहकर तकिए में सूख रहे थे। मुझे देखकर बस हल्का सा मुस्कुराई थी। मैं उसके पास जाकर बैठ गया। उसके दोनों हाथों पर ड्रिप लगी हुई थी। मैंने उसका हाथ थामा। मैंने कहा, कुछ नहीं होगा तुम्हें, मैं पानी की तरह पैसे बहा दूंगा, तुम ठीक हो जाओगी। लेकिन वो बहुत उखड़े उखड़े सांस ले रही थी। टूटे फूटे लफ्ज बोलने लगी, कहने लगी, आप कुछ भी कर लें, लेकिन मुझे पता चल चुका है कि मेरे पास वक्त बहुत कम है। उसने मेरा हाथ पकड़कर जरा सा दबाया था। कहने लगी, वरुण, मेरे बच्चों के लिए सौतेली माँ मत लेकर आना। ऐसा करो, निशा से शादी कर लो। यह सुनकर मैंने हैरत से उसे देखा था। इस अचानक से हालत के लिए मैं बिल्कुल भी तैयार नहीं था। मैंने उसके हाथों को पकड़कर चूमना शुरू कर दिया। उसके चेहरे पर हाथ लगाने लगा। मैंने कहा, ऐसी बातें क्यों कर रही हो? कुछ नहीं होगा तुम्हें। भगवान के लिए आंचल ऐसी बातें मत करो। लेकिन उसका सांस बुरी तरह से उखड़ने लगा। मैंने डॉक्टर को बुलाना शुरू कर दिया। मैंने चिल्लाकर पूरा स्टाफ इकट्ठा कर लिया। डॉक्टर ने नर्स से फौरन ऑक्सीजन लगाने के लिए कहा। पूरा स्टाफ आंचल के इर्द गिर्द खड़ा हो चुका था, लेकिन उसने मेरा हाथ नहीं छोड़ा। वह मुझे देखे जा रही थी, जैसे मुझे अपनी आखिरी ख्वाहिश पूरी कर रही हो, जैसे मुझे आंखों में समा लेना चाहती हो। मेरे आंसू लगातार बह रहे थे, लेकिन वह मुझे छोड़कर जा चुकी थी। मेरी गिनती उन मर्दों में होता था जो अपनी बीवी के लिए अपनी सारी ख्वाहिशें और जज्बात रखते हैं और एक बीवी के वफादार होते हैं। आंचल से मेरा ऐसा ही दिली रिश्ता था। उसका धीमा मिजाज, फरमाबरदारी मेरे दिल में उसके लिए एक अलग मुकाम बना चुकी थी। मुझे उससे बहुत मोहब्बत थी। मैंने कभी किसी लड़की को नजर उठाकर नहीं देखा था। मेरे सारे जज्बात सिर्फ आंचल के लिए थे, जो मुझसे बस एक निवेदन करके जा चुकी थी। उसके मुर्दा शरीर को देखकर, खुली आंखों को देखकर, उसके बेजान हाथों को अपने हाथ में देखकर मुझे लगा जैसे अंदर से किसी ने मेरी आत्मा खींच ली हो। मैं उसे बेसाख्ता उठाने लगा, दोनों बाजुओं से पकड़कर झंझोड़ने लगा कि तुम मुझे यूं छोड़कर नहीं जा सकती। अभी तो हमने जिंदगी साथ ही गुजारनी थी, हमने वक्त ही कितना गुजारा था। लेकिन वह जा चुकी थी। लेडी डॉक्टर ने मुझे कहा कि आप हौसला रखें। अभी तक निशा इस बात से अनजान थी कि आंचल हमें छोड़कर जा चुकी है। जब मैं कमरे से बाहर आया तो कहने लगी, दीदी की तबीयत कैसी है जीजा? मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। मैंने अपने बच्चों को उसके हाथों से लिया। मैंने कहा, वह हमें छोड़कर जा चुकी है, अब कभी वापस लौटकर नहीं आएगी। यह सुनना था कि वह रोने लगी। कहने लगी, आप झूठ बोल रहे हैं। मैं अपनी सास को फोन करने लगा। यह क्यामत थी जो हम पर टूटी थी। मेरी सास का रो रो कर बुरा हाल था। दोनों बच्चे उस वक्त निशा के पास थे, वह भी रोए जा रही थी। 2 दिन निशा और मेरी सास मेरे घर पर ही रहे। फिर मेरी सास कहने लगी कि हम अपने बच्चों को अपने घर ले जाना चाहते हैं, यहाँ पर उनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है। मैंने उस वक्त कोई एतराज नहीं किया था। सब लोग घर से जा चुके थे। मैं तन्हा अपने घर में रह गया था। मैं था या फिर आंचल की यादें थी कि अभी हंसती मुस्कुराती हुई कमरे से बाहर निकलेगी, कहेगी, वरुण आप क्यों उदास हैं? मैं यही तो हूँ आपके पास। 1 महीना गुजर चुका था। मैंने अपना ऑफिस ज्वाइन कर लिया। रोजाना कुछ देर के लिए ही मैं अपने ससुराल जाता, अपने दोनों बेटों के साथ कुछ वक्त गुजारता, वापस लौट आता। 6 माह ऐसे ही गुजर गए। मेरे कलीग्स मुझे दूसरी शादी का मशवरा दे रहे थे, लेकिन मैं इसके लिए ज़हनी तौर पर तैयार नहीं था। होश तो मेरे उस वक्त उड़े जब मेरी सास ने मुझसे यह कहा कि
निशा का रिश्ता आ रहा है, इसलिए मैं अपने बारे में संजीदगी से कुछ सोचूं, क्योंकि निशा का आने वाला रिश्ता काफी अच्छे घर से आया था। मेरी सास का इरादा था कि उसकी शादी कर दें। कहने लगी कि देखो, रोज रोज अच्छे रिश्ते नहीं आते बच्चियों के, और वह भी लोग बहुत इसरार कर रहे हैं, वरना मैं 1 साल का वक्त ले लेती, निशा की मंगनी कर देती, तब तक राहुल और सूरज भी बड़े हो जाते, तुम भी अपने बारे में कुछ अच्छा सा फैसला कर लेते। लेकिन उन लोगों को शादी की बहुत जल्दी है, इसलिए कुछ माह में ही तुम अपनी दूसरी शादी का बंदोबस्त कर लो। मेरी बूढ़ी जान में इतनी ताकत नहीं कि मैं दोनों नवासों को संभाल सकूं, वरना कभी भी मैं अपनी बेटी की औलाद को सौतेली माँ के हवाले न करती। आंसू बहाते हुए मेरी सास ने यह कहा था, लेकिन मैं गुमसुम बैठा हुआ था। दूसरी औरत को अपनी जिंदगी में लाने का मैं सोच भी नहीं सकता था, लेकिन फिर मेरे बच्चे मेरी बीवी की आखिरी निशानी है। मैं नहीं चाहता था कि कोई भी गैर औरत आए और उनके साथ सौतेला वाला बर्ताव करे। मैंने कहा, आप निशा के रिश्ते के लिए इनकार कर दें। यह सुनकर मेरी सास मुझे हैरत से देखने लगी। कहने लगी, ठीक है, तुम इस वक्त बहुत परेशान हो, राहुल और सूरज छोटी हैं, लेकिन इसके लिए खुदगर्जी का इजहार मत करो। आजकल अच्छे रिश्ते वैसे ही बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। इससे पहले कि मेरी सास और कुछ कहती, मैंने कहा, आप मेरा शादी निशा से कर दें। आप जानती हैं मेरे घर में किसी चीज की कोई कमी नहीं है। मैं राहुल और सूरज के लिए सौतेली माँ नहीं ला सकता। निशा उनकी मौसी है और अभी तक माँ बनकर ही उन्हें संभाल रही है। जैसी परवरिश वह कर सकती है, कोई दूसरी औरत नहीं करेगी। मेरे घर में निशा को कोई मसला नहीं होगा। मेरी बात सुनकर मेरी सास खामोश हो गई। कहने लगी, मैं तुम्हारे ससुर से बात करके तुम्हें बताऊंगी, क्योंकि आने वाला रिश्ता उन्हीं के दोस्त के बेटे का है, और हम तो दबे लफ्जों में भी हाँ भी कर चुके हैं। मैंने कहा, आप इनकार कर दें, क्योंकि मैं सिर्फ निशा से ही शादी कर सकता हूँ, क्योंकि यह आंचल की भी आखिरी ख्वाहिश थी। इस दुनिया से जाने से पहले उसने मेरा हाथ पकड़कर मुझसे वादा लिया था कि मैं उसके बच्चों पर सौतेली माँ नहीं लाऊंगा। तो मुझे अगर शादी करनी भी है तो मैं निशा से करूंगा। यह बात सुनकर मेरी सास बिल्कुल चुप हो गई। अगले 2 रोज के बाद जब मैं गया तो मेरे सास ससुर दोनों ही मेरे सामने बैठे। कहने लगे कि अगर आंचल की यही ख्वाहिश थी तो हमें कोई एतराज नहीं है। मैंने कहा कि मैं यह शादी सादगी से करना चाहता हूँ। यह बात सुनकर मेरी सास के माथे पर बल पड़े। कहने लगे, तुम्हारी दूसरी शादी है, लेकिन निशा की तो पहली है ना कोई ख्वाहिश होती है। पहले ही वो अपनी बहुत सी ख्वाहिशों की कुर्बानी दे रही है, सिर्फ अपनी बहन की वजह से, इसलिए उसकी शादी वैसी ही होगी जैसी की होती है। अपनी सास की बात सुनकर मुझे गुस्सा तो बहुत आया था। उन्हें सिर्फ निशा नजर आ रही थी, निशा की ख्वाहिश नजर आ रही थी, मैं नहीं नजर आ रहा था। यह नहीं नजर आ रहा था कि उनकी एक बेटी हमेशा के लिए दुनिया से जा चुकी है। मेरे दिल में तो न शादी की ख्वाहिश थी, न बीवी के लिए कोई जज्बात। निशा से शादी सिर्फ मेरी मजबूरी थी, लेकिन मैंने कोई एतराज नहीं किया था। शादी हमारी अगर बहुत धूमधाम से नहीं हुई थी तो बहुत सादगी से भी नहीं हुई थी। वह दुल्हन के जोड़े में बेहद खूबसूरत लग रही थी, लेकिन मेरे लिए गैर अहम थी। मैंने उसे नजर भर कर भी नहीं देखा था। विदा होकर वह मेरे घर आ गई। मेरे दोनों बेटे उस वक्त रोए जा रहे थे। वह कमरे में दुल्हन बनी बैठी थी और मैं बाहर अपने बच्चों को बहला रहा था। बड़ी मुश्किल से वह दोनों सोए थे। मैं दोनों को कंधे से लगाया और जैसे ही कमरे में दाखिल होने लगा, मुझे निशा की बातों की आवाज आ रही थी। वह फोन पर किसी से हंस हंस कर बातें कर रही थी, और जो बातें वह कर रही थी मेरा दिल सीने में थम सा गया। वह कह रही थी कि उसे शुरू से मैं बहुत पसंद था। शायद अपनी दोस्त से बात कर रही थी कि मुझे वरुण की पर्सनालिटी शुरू से ही बहुत आकर्षित करती थी। मुझे वो बहुत अच्छे लगते थे, इसलिए मैं हमेशा दुआओं में उन्हें ही मांगती थी कि मेरी शादी जिससे हो वो बिल्कुल वरुण जैसा ही हो, ऐसे ही शक्लो सूरत हो, ऐसा ही मिजाज हो। और देखो, मेरी दुआओं का असर है कि मुझे भगवान ने वरुण ही दे दिया। यह सुनकर तो मेरा दिमाग घूम गया। उसकी दुआओं ने मुझसे मेरी दुनिया छीन ली थी। मुझे वो पहले भी कुछ खास पसंद नहीं थी, लेकिन यह बात सुनकर तो मुझे जैसे आग सी लग गई। कैसी खुदगर्ज लड़की थी, सिर्फ अपना सोचा उसने। उसकी दुआओं ने मुझसे मेरी बीवी, मेरी आंचल छीन ली। मैं बड़े गुस्से से कमरे में दाखिल हुआ था। मुझे देखकर उसके चेहरे की मुस्कुराहट गायब हुई। उसने फौरन से फोन बंद कर दिया। बेड से उठकर फौरन मेरे पास आई, मेरी गोद से राहुल को पकड़ा और बेड पर लिटा दिया। मैंने सूरज को भी बेड पर लिटा दिया। दुल्हन के जोड़े में उसने हर श्रृंगार मेरे लिए कर रखी थी। हाथों में चूड़ियां थी, जेवर था, बालों में गजरे भी लगा रखे थे।
खुश भी बहुत थी। जाहिर है उसे उसकी मोहब्बत जो मिल गई थी, लेकिन मेरी दुनिया उजाड़ कर मिली थी, इसलिए मैं सोच चुका था कि उसे छोड़ूंगा नहीं। दोनों बच्चे सो चुके थे। वो बेड पर बैठ गई। शायद इसी इंतजार में थी कि मैं अब उसके पास बैठूंगा, उसके हुस्न की तारीफ करूंगा, उसे मुंह दिखाई का तोहफा दूंगा और उसे बड़ी मोहब्बत से पेश आऊंगा। मैंने बड़े सख्त लहजे में उसे कहा कि तुम यहाँ क्या कर रही हो, यहाँ क्यों बैठी हो, खड़ी हो यहाँ से। मेरे सख्त लहजे को सुनकर वह फौरन से खड़ी हो गई। मुझे हैरत से देखने लगी। मैंने कहा, जहर लग रही हो तुम मुझे, इस तरह सजी सवरी दुल्हन बनी हुई हो। जाओ जाकर अपना कपड़ा बदलो, उतारो यह सब कुछ। मेरा लहजा सुनकर वह हक्का बक्का मेरी तरफ देखने लगी। उसे यूं देखकर मैंने बड़े गुस्से से उसे देखा। मैंने कहा, हिंदी समझ आती है तुम्हें? क्या कह रहा हूँ मैं? जाओ यहाँ से और अपने कपड़े बदलो। तुम इस घर में सिर्फ मेरे बच्चों की माँ की हैसियत से आई हो, मुझ पर कोई हक नहीं रखती। मजबूरन शादी की है। मोहब्बत मुझे आंचल से थी और उसी से रहेगी। मुझसे कोई भी उम्मीद मत रखना। बाकी तुम्हें मेरे घर में कोई तकलीफ नहीं मिलेगी। खाओ पियो ऐश करो, लेकिन बस न मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई जगह है और न जिंदगी में। यह कहकर मैं बाहर जाने लगा। दरवाजे के पास जाकर रुक गया। मैंने उसे कहा कि इन बच्चों के साथ यहीं सो जाना, मैं आज के बाद से दूसरे कमरे में सोया करूंगा। यह कहकर मैं अपने कमरे का दरवाजा जोर से बंद कर आ गया। अपने कमरे में आकर मैं लेट गया। मुझे बार बार निशा पर गुस्सा आ रहा था। कैसी खुदगर्ज बहन थी जो बहनोई पर घटिया नजरें रखते हुए उसे शर्म नहीं आई। अगर देखा जाए तो बहनोई का रिश्ता बड़े भाई जैसा होता है। कैसी लड़की थी जिसने बहन के सुहाग पर बुरी नजर रखी हुई थी। मुझे उसकी हरकत याद आने लगी। इसका मतलब वो जो कुछ कर रही थी जानबूझकर कर रही थी। जानबूझकर वो कमरे में लेटी थी, जानबूझकर बाइक पर मेरे साथ चिपक कर बैठी रही। यह सब बातें सोचकर मेरा खून खौल उठता था। इतना सोच चुका था कि इस लड़की को ऐसा मजा चखाऊंगा कि जिंदगी भर याद रखेगी। न जाने उसे किस तरह से दुआएं मांगी है कि मेरी आंचल को मुझसे छीन लिया। अपनी ही बहन के लिए वो मरने की दुआएं मांगती थी ताकि मुझे पा सके। मैं जितना निशा के बारे में सोच रहा था उतना ही मेरा दिमाग घूमने लगा था। मेरे बच्चों की मजबूरी न होती तो मैं शायद उसे कभी भी न अपनाता। अगली सुबह जब मैं कमरे से बाहर निकला तो उसकी आंखें पूरी तरह से सूजी हुई थी। शायद रात भर रोती रही थी। यह देखकर मुझे बड़ा सुकून मिला। मैंने सरसरी सी नजर उस पर डाली थी। नाश्ता टेबल पर रख रही थी, साथ साथ राहुल और सूरज को भी बहला रही थी। तिरछी नजरों से मुझे भी देख रही थी। मैंने बिना उसकी तरफ देखे नाश्ता किया और ऑफिस चला गया। रात को जब मैं वापस आता तो वह तैयार होकर मेरा ही इंतजार कर रही होती थी, लेकिन मैं उससे बात तक नहीं करता था। एक बार मैं घर आया तो कहने लगी कि क्या हुआ है आपको, मुझसे किस बात पर नाराजगी है? मैंने आपसे क्या कहा है? अगर आपके दिल में मेरे लिए कोई जज्बात नहीं थे, आप सिर्फ अपने बच्चों के लिए मुझसे शादी करना चाहते थे, तो आप मेरे माँ बाप को साफ साफ कह देते ताकि मैं अपनी जिंदगी का फैसला ठीक से कर सकती। यह बात सुनकर मैंने उसके दोनों बाजू से उसे पकड़कर उसका चेहरा दिखाया। मैंने अपना चेहरा उसके आगे किया और कहर भरी नजरों से उसकी आंखों में आंखें गाड़ते हुए मैंने कहा, मुझे भी नहीं मालूम था कि तुम इतनी खुदगर्ज हो सकती हो। अपनी खुदगर्जी की खातिर तुम अपनी बहन को भी मरवा सकती हो। यह सुनना था कि उसके चेहरे की रंगत बदली। कहने लगी, यह आप क्या कह रहे हैं? मैंने कहा, मैं तुम्हारी सारी बातें सुन चुका हूँ। तुम जो अपनी दोस्त से कर रही थी, मुझे भी अगर मालूम होता न कि आंचल तुम्हारी गलत दुआओं की बदौलत मर सकती है तो मैं भी तुमसे शादी न करता। मेरी मजबूरी मेरे बच्चे हैं, तभी मैं तुम्हें बर्दाश्त कर रहा हूँ, वरना मैं तुम्हें धक्के देकर घर से निकाल देता। तुमने मुझसे मेरी जिंदगी छीन ली। तुम्हें शर्म नहीं आई मुझ पर ऐसी नजर रखते हुए? मैं तुम्हें अपनी छोटी बहन समझता था, लेकिन तुम्हारी बातें सुनकर मुझे बहुत अफसोस हुआ है। इसलिए शुक्र करो कि तुम्हें अपने घर पर बर्दाश्त कर रहा हूँ। वह कहने लगी, आप गलत समझ रहे हैं। जो आप समझ रहे हैं वो आपकी गलतफहमी है। लेकिन मैंने उसकी कोई बात नहीं सुनी। फिर वो चुप चुप ही रहने लगी, सिंपल कपड़ा में रहने लगी, मुझसे बात भी नहीं करती थी। हाँ, बस मेरे काम कर दिया करती थी। वक्त यूं ही गुजरने लगा। मेरे बच्चे 3 साल के हो चुके थे। मैं उन्हें स्कूल में एडमिशन करवा दिया। एक बार बच्चों की शॉपिंग करने के लिए मैं उसे अपने साथ ले गया। हम शॉपिंग कर रहे थे जब उसकी दोस्त निशा को पहचानकर उसके पास आ गई। वह उसे पूछने लगी कि तुम कहाँ गायब होती हो, न फोन पर बात करती हो, न कोई बातचीत रखती हो। मैं उन दोनों को देखकर उस शॉप से बाहर निकल गया। उन दोनों दोस्तों के बीच मेरा क्या काम? मैं बच्चों के लिए इर्द गिर्द चीजें देखने लगा। कुछ देर बाद जब मैं उसी दुकान पर वापस आया तो
उसकी दोस्त की बातें सुनकर मुझे हैरत हुई। वह कह रही थी कि अभी तक मेरे भाई ने शादी नहीं की, तुमने उसके साथ अच्छा नहीं किया था, रिश्ता तक पक्का हो चुका था और तुमने अपनी बहन की खातिर, अपने भांजों की खातिर मेरे भाई को ठुकरा दिया। तुम्हें क्या मिला जिंदगी से? अपने आप को देखा है तुमने? लगता ही नहीं कि तुम्हारी शादी को 3 साल गुजरे हैं। अपना चेहरा देखो, कितना मुरझा गया है। न हाथों में जेवर है, न कानों में, न चेहरे पर कोई मेकअप है। कैसी जिंदगी गुजार रही हो तुम? अगर मेरे भाई ने तुमसे मोहब्बत की थी तो मोहब्बत के दावे तो तुमने भी किए थे, लेकिन अपने भांजों की खातिर जो कुछ शादी की रात तुमने फोन पर मेरे भाई से कहा था, उसे अभी भी उन बातों पर यकीन नहीं है, क्योंकि तुम्हारी आंखों में अपनी मोहब्बत के लिए जलते हुए दिए ने भी देखे थे। तुमने झूठ बोला था उसे और उसे तुम्हारे झूठ पर एतबार नहीं था। यह सब सुनकर मैं सोच में पड़ गया। कहने लगी कि मेरी बहन ने मुझे बचपन से बहुत प्यार से पाला था, मेरी हर फरमाइश पूरी करती थी, मुझे कोई काम नहीं करने देती थी। फिर कैसे मुमकिन था कि उसके बच्चों को मैं सौतेली माँ के हवाले कर देती? मैं अपनी जिंदगी से खुश हूँ। मैं सारी बात समझ चुका था। शादी की रात जो मैंने बात सुनी थी वो निशा उस लड़के से कह रही थी ताकि वह पीछे हट जाए, और मैं उसे गलत मायने में ले गया था। मैंने सच जानने की कोशिश ही नहीं की थी और पिछले 3 साल से मैं उसे सजा दे रहा था। मैं दुकान के अंदर आ गया। निशा की दोस्त मुझे देखकर दुकान से बाहर निकल गई। बच्चों की शॉपिंग कंप्लीट हो चुकी थी। मैं उसे एक चूड़ियों के स्टॉल पर ले गया। मैंने सुर्ख रंग की चूड़ियां निकलवाई। वो मुझे हैरत से देख रही थी। उसके हाथ को थामकर मैंने खुद उसके हाथ में सुर्ख रंग की चूड़ियां पहनाई। वह पथराई आंखों से मुझे देख रही थी, जिनमें आंसू झिलमिला रहे थे। मैंने उसे फैंसी कपड़ा लेकर दिया। घर जाकर मैंने उसे कहा कि आज रात को यह पहनकर तैयार हो जाए। उसे मैंने कुछ भी नहीं कहा था, उसने भी कुछ नहीं कहा, बिल्कुल चुप थी। रात को जब मैं कमरे में आया तो राहुल और सूरज सो रहे थे। वह खामोश से बेड पर बैठी थी। तैयार होने के बावजूद उसके चेहरे पर रौनक नहीं थी। मैंने उसके हाथ में सोने के कंगन पहनाए। उसके आंसू बह रहे थे। मैंने कहा, मुझे माफ कर दो, मैं वाकई गलत था, मुझे तुमसे सच्चाई जाननी चाहिए थी। मेरी यह बात सुनकर वह सिसकियों से रोने लगी। कहने लगी, मेरे दिल में आपके लिए पहले से कोई जज्बात नहीं थे और शायद अभी भी नहीं है। बेहतर है कि आप मुझे राहुल और सूरज की माँ ही समझे। वो यह कह रही थी और यह कहकर वो बेड से उठकर खड़ी हो गई। इससे पहले कि वह नाराज होकर जाती, मैंने खड़े होकर उसका हाथ थाम लिया, उसे खींचकर अपने सीने से लगा लिया। मैंने कहा, सॉरी, आप मुझे माफ कर दो प्लीज। तुम्हारे साथ ज्यादती करते करते बस ये आखिरी गलती समझकर मुझे माफ कर दो। वह मेरे साथ गले लगे रोए जा रही थी। मैंने उसे खुद से न जुदा किया न उसे रोने से रोका। मैं चाहता था कि वो अपने दिल का सारा गुबार निकाल दे। आज पहली बार मुझे उससे शुक्रिया कहना है, अपने दिल की हर बात कहना है और मुझे खामोशी से उसे सुनना है। मैं जानता हूँ कि इसके बाद सिर्फ खुशियाँ ही हमारे नसीब में होंगी। तो दोस्तों, आपको मेरी यह कहानी कैसी लगी? कमेंट करके जरूर बताएं।